हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 4। पार्ट 1, 2 और 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। डिड वीमेन हैव अ रेवोल्यूशन। अब हमने पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट पढ़ा। अब हम इस पार्ट में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। बिल्कुल हुई थी। और इस पार्ट के खत्म होते होते हमें ये पता चलेगा कि कब जाके महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिले थे। वोटिंग राइट्स ही नहीं मिल रहे थे, लोगों को तो पैसिव सिटीजन बोला जाता था। क्या हुआ, कैसे हुआ, चलो स्टार्ट करते हैं। सब के सब किलों की तरफ भाग रही हैं महिलाएं, है ना, वसाई के किले की तरफ जा रही हैं। चलिए, फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही वीमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स which brought about so many important changes in the French society। अब जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रहे थे तो स्टार्टिंग से ही, जो बिगनिंग से ही हम कह सकते हैं, औरतें जो थी वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रही, खूब एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी, आती थी, सब कुछ करती थी, है ना। लेकिन क्या हो रहा था, और इससे हम बता सकते हैं कि भाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो हैं वो चेंजेस भी आ रहे थे फ्रांस की सोसाइटी में इस चीज से, है ना, विच ब्रॉट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस। तो ये चीजें क्या कर रही थी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस को भी लेकर आ रही थी समाज में। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशर द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। अब क्या औरतें आशा रखती थी, होप मतलब आशा रखना, है ना, सोचना कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो आशा रखती थी कि जो औरतें का इन्वॉल्वमेंट है, औरतें क्या सोचती थी, हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा अगर, तो ये चीज प्रेशराइज करेगी क्रांतिकारी सरकार को, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को, कि भाई उनके बारे में भी सोचा जाए, उनकी लाइफ को भी इंप्रूव किया जाए। मोस्ट वीमेन ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग। भाई थर्ड एस्टेट की जो औरतें थी उनको जिंदा रहने के लिए भी मतलब बहुत काम करना पड़ता था। दे वर्कड एज अ सीमस्ट्रेसेस। सीमस्ट्रेसेस का मतलब क्या होता है, वर्ड मीनिंग में लिख लो, सिलाई बुनाई करने वाली औरतें, है ना, जो जैसे किसी के कपड़े सिल दिए तो पैसे आ गए थोड़े बहुत, किसी के लिए स्वेटर बुन दिया तो पैसे आ गए, तो ये काम भी करना पड़ता था। प्लस लॉन्ड्रेसेस मीन्स एक तरीके से उनकी लॉन्ड्री का काम करना, उनके कपड़ों की धुलाई करना। अमीरों के घर के जो कपड़े हैं उनको धोती थी, सोल्ड करती थी फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को एट द मार्केट, और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेज ऑफ प्रॉस्परस पीपल। और जो अमीर लोग होते थे ना, उनके यहाँ नौकरानी का भी काम करती थी, डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह, मतलब उनके यहाँ झाड़ू लगा दिया, बर्तन धो दिया, इस तरह के भी काम करती थी। तो स्थितियां बड़ी खराब थी औरतों की। मोस्ट वीमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। और ज्यादातर जो औरतें थी उनको तो पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, एक्सेस भी नहीं था, मतलब वो पढ़ भी नहीं पाती थी, है ना, अशिक्षित रह जाती थी इस तरह से महिलाएं जो थी। इसमें हिंदी मीडियम वाली बुक में तो एक और लाइन भी दे रखी है जो यहाँ नहीं दे रखी, कि लेडीज को वैश्यावृत्ति भी करनी पड़ती थी, तन बेच के भी पैसा कमाना पड़ता था, ठीक है। मोस्ट वीमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। कोई जॉब ट्रेनिंग नहीं मिलती थी, पढ़ाई लिखाई उन्होंने की नहीं थी। Only daughters of nobles or wealthier members of the third estate could study at a convent school। तो केवल जो नोबल होते थे, अमीर अमीर लोग जो होते थे, उनकी ही बेटियों को, वेल्थियर जो मेंबर्स है सोसाइटी के, या फिर उन्हीं की लेडीज को जो है वो अधिकार था। अब नोबल्स में तो आगे राजा, राजा की बेटियां, उनके परिवार के सदस्य, इस तरह के लोग आ जाते हैं। वेल्थियर मर्चेंट्स हो गए, भाई अमीर अमीर जो लोग हो गए, है ना, मर्चेंट्स, व्यापारी जो होते थे अमीर अमीर, उनके बच्चे जो हैं, उनकी बेटियों को अधिकार मिल रहा है, बस चलो कि हाँ भाई कॉन्वेंट स्कूल तक पहुंचो। लेकिन एक आम नागरिक, एक थर्ड स्टेट की जो एक आम महिला है, उसको ये सब अधिकार नहीं मिल पा रहे थे। आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज अ मैरिज फॉर देम। अब कॉन्वेंट में पढ़ने के बाद क्या होता था, इनकी शादी कर दी जाती थी औरतों की, ठीक है ना, लड़कियों की हम कह सकते हैं। वर्किंग वीमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज। अब वर्किंग वीमेन की हालत आज भी वही है जो पहले थी, भैया नौकरी भी कर रही हैं और फैमिली की भी देखभाल करती थी। दैट इज, वो क्या क्या काम करती थी भाई, कुक भी करती थी, यानी खाना बनाती थी, फेच वाटर, पानी लेकर आती थी, और पानी लाने के लिए क्या है, क्यू अप, पानी लाने के अलावा और क्या काम करती थी, क्यू अप फॉर ब्रेड, मतलब ब्रेड खरीदने के लिए दुकान के बाहर जो लाइन लगती है उसमें भी जाकर खड़ी होती थी। एंड लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों की देखभाल भी करती थी। तो मतलब कितना सारा काम हो गया कि आपको नौकरी भी करनी है, अपने घर में खाना भी बनाना है, आपको पानी भी भर के लाना है, नल के नहीं होते तो उस समय, आप ब्रेड खरीदने के लिए लाइन में भी खड़े हो रहे हो, आप बच्चों की देखभाल भी कर रहे हो, तो सारे काम भी औरतों को करने पड़ते थे। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। लेकिन स्थिति तब भी वही थी कि सेम काम करने का आदमी को ज्यादा पैसा मिलता था और औरतों को कम पैसा मिलता था। इन ऑर्डर टू डिस्कस द वॉइस देयर इंटरेस्ट, वीमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब। अब औरतों को क्या लग रहा है कि भाई देखो ऐसे तो बात बनेगी नहीं, तो उन्हें अपने हितों की हिमायत करने के लिए, है ना, अपने हितों को सामने लाने के लिए, अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए कि भाई हमारी भी तो देखो, हमारी स्थिति भी तो समझो, तो उन्होंने चर्चा करने के लिए क्या किया, पॉलिटिकल क्लब बनाए एंड न्यूज़पेपर्स में सब चीजें आने लगे। इन ऑर्डर टू डिस्कस द वॉइस देयर इंटरेस्ट, अपने हितों की हिमायत करने के लिए औरतों ने क्या किया, विमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर्स। तो औरतों ने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए
और अपने न्यूज़पेपर छापने शुरू करे। न्यूज़पेपर में अपनी बात रखी। अबाउट 60 विमेन क्लब्स जो थे, लगभग 60 के आसपास विमेन क्लब जो थे, केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। फ्रांस की शहरों में लगभग 60 क्लब जो हैं वो औरतों के बन गए थे। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन was the most famous। अब सबसे फेमस क्या नाम है, नाम याद कर लो, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। इस नाम का ये पूरा का पूरा नाम है, इसको अंडरलाइन कर लो। ये जो क्लब था सबसे ज्यादा फेमस क्लब रहा औरतों का, फ्रेंच सोसाइटी का। वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स, अब औरतों की सबसे ज्यादा मेन डिमांड्स में से एक डिमांड क्या थी, वाज दैट वीमेन एंजॉय करें सेम पॉलिटिकल राइट्स। कहती थी हमें राजनीति में सेम अधिकार दो जैसा एज मेन, जैसा आदमियों को मिला हुआ है। विमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन। औरतें बेचारी बड़ी डिसअपॉइंटेड थी, निराश थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने बना दिया 1791 का, भाई 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है, राजा को गद्दी से उतारा जाता है। 1791 में जाके नेशनल असेंबली जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करती है, पर वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपकी औरतों को अधिकार दिया नहीं है आपने। आपको क्या कहा गया, औरतों को कहा गया कि पैसिव सिटीजन है, निष्क्रिय नागरिक जिसे कहते हैं। पैसिव सिटीजन में कौन कौन आते थे, लाइक जो 25 साल के कम के लोग हैं, चाहे वो आदमी है औरतें, वो आते थे, प्लस सारी औरतें, सारे बच्चे पैसिव सिटीजन हो गए। जो लोग 3 दिन के वेजेस का पैसा नहीं दे सकते थे एज अ टैक्स, वो भी पैसिव सिटीजन में आ जाते थे। औरतों को ये बात बहुत बुरी लगी, लाइक ये क्या बात होती है, हमको कोई अधिकार नहीं। दे डिमांडेड टू राइट टू वोट। अब इन्होंने डिमांड करी कि हमें वोट देने का अधिकार होना चाहिए और टू बी इलेक्टेड इन द असेंबली, और हमें असेंबली में हम चुनकर आए, ये अधिकार भी होना चाहिए। खाली ये नहीं कि हम वोट ही दें, हम भी चुनकर आए, ये अधिकार भी होना चाहिए। एंड टू होल्ड अ पॉलिटिकल ऑफिस, लाइक पॉलिटिकल ऑफिस का मतलब एक राजनीतिक पद हमें मिलना चाहिए, हमें इसका अधिकार होना चाहिए। ओनली देन, इसके बाद ही दे फेल्ट, फिर वो महसूस करती हैं, वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। अब औरतों को क्या लग रहा था कि अगर ये राजनीतिक पद को प्राप्त कर लेती हैं, ठीक है, एक पॉलिटिकल ऑफिस मीन्स एक राजनीतिक पद, अगर इसे प्राप्त कर लेती हैं तो ही केवल उनके इंटरेस्ट की बातें सुनी जाएंगी, कोई रिप्रेजेंट कर पाएगा, नए सरकार में उनकी बातें मानी जाएंगी, है ना, तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा एक तरीके से। वरना औरतों के बारे में सोचेगा क्यों कोई भी आदमी, तो अगर औरत जो है वही मंत्री बनकर बैठ जाए तो वो कम से कम औरत की स्थिति समझ पाएगी। समझ में आ रहा है। इन द अर्ली ईयर्स की अगर हम बात करें, द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज। अब शुरुआत में जब क्रांतिकारी सरकारें बनती हैं तो वो इंट्रोड्यूस करती हैं कानून दैट हेल्प इंप्रूव द लाइव्स ऑफ वीमेन, जो मदद करते हैं औरतों की स्थिति को सुधारने में। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स। अब क्या क्या सरकार ने किया, स्टेट स्कूल यानी कि सरकारी स्कूल बनाए। स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, और सारी लड़कियों को कंपल्सरी कर दिया गया कि भाई सबको स्कूल जाना है। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम टू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। अब पापा को बिल्कुल अधिकार नहीं रहा उनके कि वो जबरदस्ती फोर्सफुली बच्ची की शादी कर पाए, मतलब लड़की की शादी पहले तो जबरदस्ती कर दी जाती थी, लेकिन फिर ये अधिकार पिताजी को नहीं रहा कि वो जबरदस्ती अगेंस्ट द विल जो है लड़की की शादी कर सकते हैं। मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। अब शादी को भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, भाई ये शादी कॉन्ट्रैक्ट है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ रहे हो एक तरीके से, उसमें एंटर कर रहे हो, आप फ्रीली एंटर कर रहे हो एंड रजिस्टर कर रहे हो। आप ये चीज रजिस्टर की जाती थी अंडर सिविल लॉ, है ना, ये नहीं कि बस शादी हो गई तो हो ही गई, नहीं, इट्स काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर नहीं चल रही है तो तलाक दे सकते हो, ऐसा समझो। डाइवोर्स वाज मेड लीगल, उसके पहले डाइवोर्स लीगल नहीं था, है ना, एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ विमेन एंड मैन। एक टाइम था जब सिर्फ आदमी को अधिकार था कि वही तलाक दे सकता है, लेकिन अभी आदमी और औरतें दोनों को अधिकार है। भाई ये तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, दोनों साइड से टूट सकता है, फिर इसीलिए तो इसको कहा गया कि ये रजिस्टर्ड किया गया था अंडर सिविल लॉ में, ठीक है ना। विमेन कुड नॉट ट्रेन फॉर जॉब्स। अब औरतों को जो था जॉब्स के लिए ट्रेनिंग नहीं, कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स। अब औरतों को जॉब के लिए ट्रेनिंग भी दी जाने लगी एंड कुड बिकम एसेट्स और रन स्मॉल बिजनेस। अब उनके पास आर्टिस्ट बन रही थी, सॉरी, कुड बिकम आर्टिस्ट। औरतें जो है आर्टिस्ट भी बन रही थी, छोटे मोटे बिजनेस भी औरतें जो है वो करने लगी थी। तो अब आपने क्या क्या समझा यहाँ पर कि स्कूल जाना, सरकार ने स्कूल बना दिए, फिर उसके बाद स्कूल जाना लड़कियों का कंपलसरी कर दिया गया, पापा को जबरदस्ती शादी करने का अधिकार नहीं था। अब औरतें जो है एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह मैरिज में एंटर हो रही थी। औरतों को और आदमियों को दोनों को ही तलाक का अधिकार था, ये नहीं कि सिर्फ आदमी को अधिकार रहा। इसके बाद हमने पढ़ा कि औरतों को जो है जॉब्स के लिए ट्रेन किया गया एंड वो जो है वो आर्टिस्ट बन सकती थी, छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट कर सकती थी। वीमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड। लेकिन अभी भी औरतों को जो है भाई इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं मिल रहे थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिल रहा है, उनको चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं मिल रहा है। तो ये सब कुछ चल रहा था ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर। जब हमने बात किया था
रॉबेस्पियर वगैरह की जो गवर्नमेंट चल रही थी, तो रेन ऑफ टेरर के टाइम पे द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डरिंग, तो उस समय क्या था, जो उस समय की गवर्नमेंट थी, नई जो गवर्नमेंट थी, उसने इशू किए थे लॉ जो ऑर्डर करते हैं क्लोजर ऑफ वीमेंस क्लब का और बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। उस समय औरतों के जो क्लब थे उनको बंद कर दिया गया था, उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही थी उनको बंद कर दिया गया था। मैनी प्रोमिनेंट वीमेन वर अरेस्टेड, और बहुत सारी जानी मानी, प्रोमिनेंट मीन्स जानी मानी औरतें जो थी उनको अरेस्ट कर लिया गया था, एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड, और बहुत सारी औरतों को तो फांसी पर चढ़ा दिया गया था। वीमेंस मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स और इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 years इन मेनी कंट्रीज। अब औरतों के जो मूवमेंट थे, जो उनके वोटिंग राइट्स के लिए वो जो आंदोलन वो लोग चला रहे थे, या फिर इक्वल वेजेस के लिए कि भैया अगर आदमी काम कर रहा है 100 रुपए मिल रहे हैं तो औरतें भी काम करी तो 100 रुपए ही मिलने चाहिए, तो इक्वल वेजेस मिलने चाहिए, ये कंटिन्यू चलता रहा अगले 200 सालों तक बहुत सारी कंट्रीज में इन द वर्ल्ड। द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरीड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट। लेकिन जो फाइट थी कि वोट के लिए, ये चलती रही कैरीड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट, एक अंतरराष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन रहा। ठीक है, अभी पूरी लाइन समझो, देखो ये सब सारे क्लब वगैरह बंद कर दिए थे। मताधिकार का जो संघर्ष था ना औरतों का, है ना, ये पूरा का पूरा 19वीं सदी के अंत तक चलता रहा और 20वीं सदी के स्टार्टिंग तक चलता रहा। और किसके जरिए चला? अंतरराष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए। ये पूरा एक आंदोलन था, इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट चलता रहा, ठीक है ना, ड्यूरिंग लेट 19th century एंड अर्ली 20th centuries तक। एंड द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वीमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर वाज केप्ट अलाइव। और क्या हुआ कि जो क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी जो औरतें थी, उनकी जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं, वो एक स्मृति की तरह, याद की तरह, मेमोरी की तरह वो सबको इंस्पायर करती रही। एंड फाइनली जो इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ आती है वो आती है, इट वाज फाइनली 1946 जब वुमेन को फ्रांस की जो है राइट टू वोट मिला। भैया 1947 में तो हमारा देश आजाद हो गया था, और औरतों को अधिकार इनके यहाँ मिला था 1946 में, एक साल पहले की। सोचो 1789 से कहानी शुरू हो रही है, औरतों को अधिकार कब मिल रहे हैं? 1946 में। और इनका कब बन गया था? इन्होंने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था वो तो बहुत जल्दी बना लिया था हमसे, 1791 में ही बन गया था। फिर भी इनको अधिकार औरतों को इन्होंने नहीं दिए थे, और फाइनली कब दिए? 1946 में जाकर। इतना इन लोगों का टाइम लग गया था इन सब चीजों में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना।